लोकसभा चुनावों का पहले चरण का मतदान अब कुछ ही दिन दूर है और इसी बीच बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो का ऐलान कर दिया है। यहाँ पर सुषमा स्वराज ने बीजेपी के मैनिफेस्टो के बारे में बात करते हुए कहा कि बीजेपी का मैनिफेस्टो एक संकल्प का जरिया है, ना कि कोई घोषणा पत्र है। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि यहाँ पर सुषमा स्वराज ने बीजेपी और संकल्प पत्र को लेकर क्या क्या बातें कही हैं। सबसे पहले मैं मीडिया के मित्रों से ये अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारे शीर्षक और दूसरे पार्टियों के शीर्षक का अंतर समझें। बाकी सभी पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत किया है। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो संकल्प पत्र लेकर आई है, घोषणा पत्र लेकर नहीं। इसलिए आज हम हमारे सामने घोषणाएं करने नहीं आए हैं, बल्कि इन संकल्पों को पूरा करने का व्रत लेने के लिए आए हैं। और मुझे विश्वास है कि देश हमारी बातों पर इसलिए भरोसा करेगा कि 2014 में जो हमने कहा उससे कहीं ज्यादा करके दिखाया है। अभी अमित जी ने कुछ आंकड़े आपके सामने रखे जो 5 वर्षों के विकास को दर्शाते हैं, लेकिन मित्रों, विकास की गाथा इस सरकार की इतनी लंबी है कि अगर हम सब उसमें कुछ न कुछ जोड़ते जाएं तो भी वो पूरी नहीं हो सकती। मैं कुछ ऐसे आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगी जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में लोगों को चौंका रहे हैं। जब मैं इंटरनेशनल फोरा से कहती हूं कि हमने 34 करोड़ नए बैंक खाते खोले हैं, 340 मिलियन न्यू अकाउंट्स हैव बीन ओपन्ड, और यह विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक समावेश है, द हाईएस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द वर्ल्ड, तो लोग चौंक जाते हैं। जब मैं उन्हें पुरानी सरकार की तुलना करके अपनी सरकार का अध्ययन देती हूं कि पुरानी सरकार में हमारे यहां 12 किलोमीटर हाईवेज पर डे बनते थे, प्रतिदिन बनते थे, और आज 29 किलोमीटर पर डे बन रहे हैं, तो वो चौंक जाते हैं। जब मैं उन्हें बताती हूं कि हमारे यहां रूरल रोड्स पिछली सरकार में 69 किलोमीटर प्रतिदिन 69 किलोमीटर पर डे बनती थी और आज 134 किलोमीटर 134 किलोमीटर पर डे बन रही है, तो वो चौंक जाते हैं। जब मैं उन्हें डिजिटल इंडिया के अंदर की प्रगति बताती हूं कि पहले हमारे यहां केवल 59 गांव 59 विलेजेस वर कनेक्टेड विद ऑप्टिक फाइबर, और आज 1,16,000 गांवों में ऑप्टिक फाइबर बिक चुका है, तो वो चौंक जाते हैं। जब मैं उन्हें बताती हूं कि हमारे देश में कॉमन सर्विस सेंटर पहले 83,000 थे, 83,000, और अब 3 लाख से ज्यादा बन गए हैं, तो वो चौंक जाते हैं। जब मैं उन्हें बताती हूं कि पहले देश में मोबाइल फोन बनाने की केवल 2 फैक्ट्रियां थीं, आज भारत में 127 मोबाइल फैक्ट्रीज आर फंक्शनिंग, तो वो चौंक जाते हैं। और जब हम उन्हें बताते हैं कि हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का आंकड़ा पहले 142 था, 142वां, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में 65 अंक ऊपर उछलकर हम अब 77वें स्थान पर पहुंच गए हैं, तो वो चौंक जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जगत के लोग डेवलपिंग कंट्रीज में, विकासशील देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हो रहा है, इसे जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। जब मैं उन्हें बताती हूं कि हमारे यहां मोदी जी के नेतृत्व में 14 नए एम्स, 118 मेडिकल कॉलेज, 5,000 जनौषधि केंद्र और 1.5 लाख वेलनेस सेंटर बन रहे हैं, तो वो चौंक जाते हैं। और जब मैं शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें बताती हूं कि हमारे यहाँ 14 IIIT, 7 IIT, 7 IIM, 1 NIT, 103 केंद्रीय विद्यालय और 62 नवोदय विद्यालय खोले गए हैं, तो वो चौंक जाते हैं। और इससे भी ज्यादा जो बात मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताना चाहती हूं कि भारत का प्रभुत्व और भारत की प्रतिष्ठा मोदी जी के नेतृत्व में जितनी बढ़ी है, उससे पहले कभी नहीं बढ़ी थी। और मैं इसका उदाहरण देना चाहती हूं। पिछले 5 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री जी को 5 बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया है। सऊदी अरब ने अपने यहां का हाईएस्ट सिविल ऑर्डर प्रधानमंत्री को दिया। पैलेस्टीन ने अपने यहां का सबसे प्रतिष्ठित, सबसे बड़ा सिविल ऑर्डर प्रधानमंत्री जी को दिया। अभी 3 दिन पहले आपने देखा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने
अपने यहाँ का हाईएस्ट सिविल ऑर्डर प्रधानमंत्री जी को दिया। साउथ कोरिया ने अपने यहाँ का प्रतिष्ठित सोल पीस प्राइज से प्रधानमंत्री जी को नवाजा और संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था ने जलवायु परिवर्तन में अभूतपूर्व काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी को चैंपियंस ऑफ अर्थ के अवार्ड से नवाजा। यह है भारत की प्रतिष्ठा, यह है भारत का प्रभुत्व। और पहले कुछ लोग 2014 से पहले यहाँ के राजनीतिक पंडित कहते थे कि अरब वर्ल्ड की तो नक्शे से मिटाई हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति में अरब जगत कहीं दिखेगा नहीं। मैं आपको कहना चाहती हूं, सऊदी अरब में एक जनाद्रिया फेस्टिवल होता है जो पिछले 32 सालों से हो रहा है। पहली बार भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित करने का काम सऊदी अरब में हुआ और सबसे बड़ा प्रमाण है OIC का इनवाइट। तो सुना आपने कि कैसे सुषमा स्वराज ने यहाँ पर बीजेपी की उपलब्धियों को गिनवाया है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको UAE से न्योता मिला है, OSIC ने उन्हें न्योता भेजा है। तो इसी से लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार पूरा मोदी सरकार पर, मोदी पर ही डिपेंडेंट होने वाली है। और इसी से कहीं ना कहीं ये भी पता चलता है कि इस बार हो सकता है कि मोदी सरकार एक बार फिर से राज जाए, ऐसा मानना है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। तो देखना दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ है कांग्रेस का मैनिफेस्टो और दूसरी तरफ है बीजेपी का मैनिफेस्टो, और दोनों ही मैनिफेस्टो को जनता देख रही है। और अब देखना ये दिलचस्प हो जाएगा कि 23 मई को कौन सी सरकार दिल्ली के तख्त पर बैठती है, क्या वो बीजेपी होने वाली है या फिर कांग्रेस। और यहाँ पर तो ये भी बहुत दिलचस्प हो गया है कि सुषमा स्वराज जो कि विदेश मंत्री हैं, उन्होंने सीधे सीधे मीडिया से कहा है कि आप आइए और हमारे घोषणा पत्र को और दूसरे पार्टियों के घोषणा पत्र को खुलेआम कंपैरिजन कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये खुली चुनौती भी है सुषमा स्वराज की, और अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो से बेहतर साबित होता है बीजेपी का मैनिफेस्टो या नहीं। SPN 9 न्यूज से अनुश्रुति की रिपोर्ट।